वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी अबीर आमिर शेयर कर रहे हैं फैसलाबाद से। अबीर कहते हैं कि आज आपके साथ मेरे मामू का घर है। उनके सेकंड फ्लोर पर एक फैमिली रहती है रेंट पर। तो उनके बेटे की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। पिछले साल की बात है। उनके बेटे का नाम जो था हारिस था। 17 साल उसकी एज थी। तो वो अपने एक दोस्त के फार्म हाउस पर गया। वो कहता है वहाँ पर हम लोग गए तो मुझे घर से कॉल आई, तो मैं फ़ोन सुनता सुनता जैसे साइड पर हो गया। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर दरख्त थे, ग्रीनरी थी। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मुझे पीछे से मेरे सर पर किसी ने बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा है। जो ही पीछे पलट कर देखा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। खैर शाम हो गई, वो वहाँ से वापस आ गया। जब वो घर आया तो घर आकर उसने अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी। मामू लोग बताते हैं कि हम लोगों को आवाज़ें आती थी। वो लड़का अजीबोगरीब हरकतें करता था। उसने घर का सामान उठाकर तोड़ना शुरू कर दिया। घर वालों पर हमलावर हो गया। घर वालों को मारना पीटना शुरू कर दिया। वो लोग बड़े परेशान कि इसको हो क्या गया। कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था कि बिल्कुल ठीक ठाक गया था, आखिर इसके साथ हुआ ऐसा क्या है। वो कहते हैं कि वो सो नहीं रहा था, उससे नींद नहीं आ रही थी, अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लग गया। उन लोगों ने उसको स्लीपिंग पिल दी कि ये सो जाए। स्लीपिंग पिल तो लोगों ने उसे दे दी। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसको हुआ क्या है। एकदम से सोकर जब जागता तो फिर वही हालत। डॉक्टर्स को चेक करवाया तो डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेडिकली तो कोई इशू था ही नहीं। उस लड़के के जो घर वाले हैं उनका ये कहना है कि हमें इसके कमरे से किसी औरत के बोलने की आवाज़ भी आई है। जिस तरह से ये कमरे में मौजूद होता है वहाँ पर जैसे कोई औरत बोल रही होती है। तो जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं होता। अपना वहम दूर करने के लिए वो इससे एक साहिब इल्म के पास लेकर गए। उस साहिब इल्म ने ये कहा कि इसके पीछे एक चुड़ैल है और इसके ऊपर बाकायदा जादू के जरिए उस चुड़ैल को भेजा गया है, और इस पे जादू करवाने वाली इसके दोस्त की माँ ही है। आप लोगों ने इसको पता नहीं लगने देना। अगर उन्हें पता लग गया कि आप लोगों को ये राज पता चल गया तो उस पर और भी वार करेंगे। वो बताते हैं कि फिर उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इलाज करवाया, तब जाकर उनका बेटा ठीक हुआ। वरना वो लोग इस हद तक डर गए थे कि पता नहीं उनके बेटे के साथ क्या हो जाएगा। वो लोग कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है आखिर उसके दोस्त की वालिदा ने ऐसा क्यों किया, क्यों इसके पीछे उन्होंने इस मखलूक को भेजा, या उनका क्या मकसद था। ये चीज़ वो कहते हैं कि एक मिस्ट्री है उन लोगों के लिए भी। दोबारा उस लड़के ने अपने उस दोस्त से रब्ता भी नहीं किया। इस हद तक वो खौफज़दा हो गया। एक स्टोरी थी जो अबीर आमिर ने फैसलाबाद से शेयर की। बहुत शुक्रिया अबीर आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी हफ्सा शेयर कर रही है। हफ्सा कहती है कि आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 7 साल पहले की बात है। मैं अपनी फूफो के घर गई हुई थी रहने के लिए। अभी फूफो ने हाल में ही घर चेंज किया था। तो फूफो का घर बहुत प्यारा था, ट्रिपल स्टोरी पर घर था। सेकंड फ्लोर पर उनकी अपनी रिहाइश थी, और जो फर्स्ट फ्लोर था वो ऐसे था कि जैसे गेट से अंदर एंटर होते हैं तो एक कारपोर्च था, उसके आगे एक सीढ़ियाँ थी जहाँ से ऊपर चले जाते थे, और वहाँ पर कोई रूम वगैरह नहीं था। हम लोग जो सारे कज़न्स थे, लाइट ऑफ हो गई तो हम लोग खेल रहे थे। हम लोग खेलते खेलते हम लोगों ने ये सोचा कि हम हाइड एंड सीक खेलेंगे। अब मैं सीढ़ियों में गई, बाकी सबने छुपना था। तो जो ही मैं भागती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी, फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों पर मैं नीचे उतर कर गई। तो जो ही मैं अभी काउंटिंग कर रही थी तो मैंने अब ऊपर जाके उन सबको ढूंढना था। तो मैं काउंटिंग करके भागती हुई ऊपर आ गई। अब सारे छुपे हुए थे, सब बच्चे छुपे हुए थे, बाकी सब घर वाले जो थे वो कमरे में थे। 2 कमरे खाली थे, एक उनका वहाँ पर एक स्टोर रूम भी था। अब मैं अपने डाउट के अकॉर्डिंगली सबको ढूंढ रही थी। तो जो ही मैं स्टोर रूम में गई, स्टोर रूम में अंधेरा था। मुझे ऐसा लगा कि सामने कोई खड़ा है। मैंने समझा कि ये मेरी कज़न है।
मैंने उसको हाथ लगाकर कहा कि इकरा, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। एक लड़की खड़ी थी, लेकिन उसकी मेरी तरफ उस टाइम कमर थी। जैसे उसने अपना फेस मेरी तरफ किया, उसकी आंखें ऐसे स्पार्क कर रही थी जैसे उसकी आंखों से रोशनी निकल रही है। मैं एकदम डर के पीछे हटी और मैंने कहा, इकरा, ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? उसकी हाइट, उसका बिल्कुल बॉडी स्ट्रक्चर भी इकरा जैसा ही था। तभी एकदम से मेरा हाथ जो था वो स्विच बोर्ड पर लगा और मैंने स्विच ऑन किया। जो ही मैंने लाइट ऑन की, वहां पर कुछ भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैंने शोर मचा दिया कि मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा है। मेरा शोर शराबा सुन के बाकी रूम में जो सब बैठे थे, सर्दियों का मौसम था, हीटर लगाकर बैठे थे, सब बाहर भागे। अम्मी वगैरह, पप्पू वगैरह, सबके क्या हो गया। मैं रोई जा रही थी स्टोर रूम के बाहर खड़े होकर। इतने में जो बाकी सब मेरे कज़न छुपे हुए थे, वो सब लोग भी निकल कर आ गए। मैंने लोगों को बताया कि मैं इन सबको ढूंढ रही थी, तो मैं ढूंढते ढूंढते सबसे पहले स्टोर रूम में चली गई। यहाँ पर एक लड़की खड़ी थी बिल्कुल इस कोने के पास। वहाँ पर उन लोगों ने स्टोर रूम में एक शीशा लगाया हुआ था, वो उनका एक्स्ट्रा था, तो उन्होंने एक वॉल मिरर लगा दिया। वो उस मिरर के सामने खड़ी थी। मुझे लगा कि शायद ये इकरा खड़ी है। तो जो ही मैंने इसको हाथ लगाया और मैं इसको बुलाने लगी, तो जब उसने अपना फेस मेरी तरफ किया तो वो इकरा नहीं थी, वो कोई और थी। वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। मैंने खुद उसकी आंखें देखी है। मेरी पप्पू बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई। स्टोर रूम में देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। स्टोर रूम था भी बहुत छोटा सा, और वहाँ पर कोई ऐसी जगह भी नहीं थी कि जहाँ कोई छुप सकता। सब मेरे पास आ गए। हम लोग उसी कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। इकरा ने ये बताया कि जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे, उससे अगले दिन ही, वो कहती है मगरिब का टाइम था, तो हम लोग जैसे कमरे में मगरिब के टाइम सारे दरवाजे बाहर के बंद करते हैं, तो कहती जब मैंने लाउंज का दरवाज़ा बंद किया तो मैं पीछे पलटी, तो मुझे ऐसा लगा कि स्टोर रूम के दरवाजे के पास जैसे कोई अंदर गया है। मुझे लगा कि अम्मी होगी। तो जब मैं कमरे में गई तो अम्मी वहाँ पर बैठी हुई थी। मैंने अम्मी को भी ये बात बताई थी, लेकिन अम्मी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। वो रात हमने वहीं पर रहना था। काफ़ी देर बातों के बाद ये चीज़ नॉर्मल हो गई। पप्पू ने कहा, नहीं कुछ नहीं है, बस बच्चियाँ वहम कर जाती है। पप्पू इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसी रात की बात है, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम होगा। तो अम्मी उठकर बाहर गई। अम्मी ने किचन से कुछ लेना था। अब उनका किचन जो था वो टीवी लाउंज में था। स्टोर रूम के पास से गुजर कर टीवी लाउंज की तरफ जाते थे, और इसके सामने एंट्रेंस था, और एंट्रेंस भी एक हॉल नुमा कमरा बना हुआ था जहाँ पर वो डोर लगा हुआ था, क्योंकि उसी तरफ से स्टेयर्स ऊपर आती थी। अम्मी बड़ी तेज़ी से कमरे में आई और अम्मी बहुत डरी हुई थी। अम्मी ऊंची आवाज़ में आते कुर्सी पड़ी थी। हम लोग भी अभी जाग ही रहे थे सब। हम लोगों ने पूछा, अम्मी खैरियत है, आपको क्या हुआ? पप्पू ने भी पूछा। अम्मी का ये कहना था कि मैं जैसे ही किचन से बाहर निकली हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, एक औरत है और उसने चादर ली हुई है ऑरेंज से कलर की, और वो औरत बिल्कुल सामने जो एंट्रेंस हॉल है वहाँ पर वो खड़ी है, जैसे वो झांक कर देख रही है इस तरफ। और मेरे देखते ही देखते वो एंट्रेंस डोर से आर पार हो गई है। मैंने खुद उसको देखा है। अब मैंने भी पप्पू को ये कहा कि आपके घर में कोई मामला अजीब है, आपको इस चीज़ पर ज़रा गौर करना चाहिए, आप इस चीज़ को इतना हल्के में मत लें। वो रात हम लोगों ने ऐसे ही गुजार दी। कभी कोई बात करते, कभी कोई बात करते। पप्पू बड़ी खामोश थी। शायद वो इस चीज़ को या तो मानना नहीं चाह रही थी, या वो इसलिए कर रही थी कि बच्चे डरना चाहें, क्योंकि उन्होंने उस घर में ही रहना था। अभी सुबह हो गई, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, तो उनकी किचन की तरफ भी एक टेरेस था, और एक टेरेस उनका फ्रंट पर भी था। यानी जो किचन वाला टेरेस था वो बैक साइड वाला टेरेस था। काफ़ी बड़ा वो घर था। तो वो बाहर वहाँ पर चेयर्स रखी हुई थी, एक चारपाई भी थी, तो सब जाकर वहाँ पर बैठ गए। उस टेरेस के ऊपर पिछले घर का एक दरख्त का कुछ हिस्सा उस टेरेस पर भी आता था। जैसे वहाँ पर बैठे, एकदम से मेरी अम्मी का किसी औरत ने नाम लेना शुरू कर दिया। अम्मी ने चारों तरफ देखा कि मुझे आवाज़ें कौन दे रहा है। अम्मी उठी, अम्मी ने ग्रिल से झांक कर देखा, ये दोपहर की बात है, कोई भी नहीं था, गली बिल्कुल खाली थी। फिर अम्मी को आवाज़ आने लग गई। अम्मी उठकर अंदर आ गई। इतने में पप्पू भाई जाकर बैठ गई। अम्मी जो थी वो हम लोगों के पास आकर बैठ गई। उस वक्त अम्मी ने हमें कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर के बाद पप्पू ने अम्मी को आवाज़ें देना शुरू कर दी। अम्मी बाहर गई तो अम्मी ने पूछा कि क्या बात है, तो पप्पू ये कह रही थी कि आप मुझे बार बार आवाज़ें दे रही हैं। अम्मी ने कहा, नहीं, मैं तो अंदर बच्चों के पास थी। पप्पू कहती है, अभी बार बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे आवाज़ें दे रही हो और मैं आपको आगे से जवाब भी दे रही हूँ।
उसके बाद आपने हंसना शुरू कर दिया। अम्मी ने कहा मेरे साथ भी यही हुआ है, मुझे पे भी कोई आवाज़ें दे रहा था तो मैं उठकर अंदर बच्चों के पास चली गई। दिन के टाइम की बात है। उस दरख्त के ऊपर भी शायद आज सेब था। वो लोग वहाँ से उठ के वापस आ गए। ना चारपाइयाँ उठाई, ना ही चेयर्स उठाई। इसी तरह से खाना वगैरह बनाया। थर्ड फ्लोर पर चले गए, आसपास की जगह देखने लग गए। शाम हुई तो जब नीचे आए, रात का खाना वगैरह बनाया। उसके बाद पप्पू ने कहा कि मैं बाहर से जाकर चेयर्स भी उठा लेती हूँ और चारपाई भी खड़ी कर लेती हूँ। हम लोग सारे कमरे में ही थे। थोड़ी देर के बाद पप्पू चीखती हुई भागती हुई कमरे की तरफ आई। जब हम लोगों ने पप्पू से पूछा कि आप क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों है, पप्पू ने ये कहा कि मैं जैसे ही टेरेस पर बाहर गई हूँ चेयर्स उठाने के लिए तो मैं क्या देखती हूँ, एक चेयर के ऊपर एक लड़की बैठी हुई थी। चेयर का जो रुख था वो भी दरख्त की तरफ था, उस लड़की का चेहरा भी दरख्त की तरफ था। पूरे चेहरे पर उसने बाल फेंके हुए थे। जो ही मैं चेयर की तरफ बढ़ी हूँ तो मेरे सामने वो खड़ी हुई और वो गायब हो गई। वो बहुत भयानक थी। उसका जिस्म बड़ा अजीब सा था, इतने लंबे लंबे बाजू थे। इस घर में बिल्कुल आसेब है। अब वो भी बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई। उसी टाइम स्टोर रूम का दरवाज़ा किसी ने बहुत ज़ोर से उठाकर जैसे पटका हो। अब लोगों की तो चीखें निकल गई। अब जो पप्पू के हस्बैंड थे वो आउट ऑफ कंट्री होते थे, इसीलिए अक्सर हम लोग पप्पू के पास रहने चले जाया करते थे। अम्मी ने ये कहा कि ये रिस्क मत, तो बच्चे अभी छोटे हैं, तो आप लोग मेरी तरफ चलो, उसके बाद देखते हैं कि इस घर का क्या करना है। अब उस रात तो हम लोग जा नहीं सकते थे, हमारा घर भी दूर था और अब्बू ने हमें लेने के लिए आना था। वो रात हम लोगों ने खाना वगैरह भी बनाया तो हम लोग कमरे के अंदर चले गए। पूरे घर में इस हद तक खुशबू थी, इस हद तक खुशबू थी जैसे पूरे घर में किसी ने हजारों की तादाद में परफ्यूम जैसे स्प्रे किए या खोले हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये परफ्यूम और ये खुशबू कहाँ से आ रही है। अगले दिन फूफू हम लोगों के साथ हम लोगों के घर आ गई। अभी इतनी जल्दी वो लोग वो घर नहीं छोड़ सकते थे। फिर फूफू की जो फैमिली थी, उनकी अम्मी, उनके भाई कुछ अरसे के लिए उनके पास वहाँ पर शिफ्ट हो गए, क्योंकि अकेले उस घर में रहना उनके बस की बात नहीं थी। वो लोग बहुत खौफजदा रहते थे। फूफू कहती हैं कि इसके बावजूद भी अक्सर हमें ऐसे ही परछाइयाँ नज़र आती थी, चलते फिरते अपने घर में लोग नज़र आते थे। वो कहाँ से आते थे, उनका कहाँ बसेरा था, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तकरीबन 5 माह के बाद उन लोगों ने वो घर छोड़ दिया, क्योंकि उनका जो जहाँ पर वो गेट से अंदर आते थे और सीढ़ियाँ थी, जो स्टेयर्स थी, वहाँ पर साइड पर एक जगह बनी हुई थी कि कुछ सामान वहाँ पर रख सकते हैं। खाली जगह थी सीढ़ियों के साथ, वो भी एक कमरा नुमा ही बना हुआ था। वहाँ पर पप्पू कहती हैं कि बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब आवाज़ें वहाँ से सुनाई देती थी। कभी किसी बूढ़े मर्द के खांसने की, तो कभी ऐसा लगता था कि जिस तरह से कोई औरत है और वहाँ से वो जैसे आवाज़ें देती है, बाकायदा बुलाती है, पता नहीं किन किन के नाम लेकर बुलाती थी। फिर वो लोग बहुत ज़्यादा डरने लगे। फिर आखिर उन लोगों ने भी वो घर छोड़ दिया। ये मेरी फूफो के घर की कहानी थी। आज भी जब हम लोग उस घर को तस्वुर करते हैं या फिर वो जो लड़की मैंने स्टोर रूम में देखी थी, जो मुझे याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आप साहब का। वैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheen57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर भी मैं स्टोरी ऑन एयर कर रही हूँ, उसको भी विजिट करें एंड सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ज़रूर दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। Thank you for listening my stories. Stay blessed. Allah ne ke